बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड। तो आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन वो है हमारे पास इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इसमें हम डिफरेंट टर्म्स देखेंगे। प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, यूटीएस यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है। बेसिकली हम बात करें सॉलिड की तो हम इसमें जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम इसमें सॉलिड की स्ट्रेंथ को काउंट करते हैं। मतलब है हम ये देखते हैं कि सॉलिड किस पॉइंट पे जाके डिफॉर्म होता है, किस पॉइंट पे जाके वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ सकता है और किस पॉइंट पे जाके वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इन सब पॉइंट्स को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हम एक मेटल की वायर लेंगे और उसमें हम टेंसाइल स्ट्रेस को मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको क्या करें, उसको एक्सटेंड करवाएंगे एट स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन स्टेट में। ठीक है, हम उसको एक्सटेंड करवाएंगे। अब क्या होगा, जब हम उस वायर पे स्ट्रेस डाल रहे होंगे तो उसकी डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, डिफरेंट उसकी स्टेट्स बनेंगी, तो जिसको हम मेजर करेंगे सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, जो कि हमारे पास एक टेस्टिंग मशीन होती है जो कि हमें उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं। हमारे पास वो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो फिर एक कर्व हमें देती है, हमें जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सॉलिड है वो ब्रेक होने से पहले किन किन पॉइंट से गुजरता है, किन किन स्टेट से गुजरता है। तो हमारे पास इसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी कि हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। अब जो प्रोपोर्शनल लिमिट है ना, इसका मतलब अगर हम देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन में आता है कि द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू लूज द स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन व्हेन द ग्रेट स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। अब यहाँ पे हमने हुक्स लॉ में देखा था कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब ये है कि हम जितना स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन उतनी ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ना, ये एक ऐसी लिमिट है जहाँ तक हमारे पास जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। यानी इस लिमिट तक हमारे पास जो जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे ना उतनी ही स्ट्रेन उस वायर में प्रोड्यूस होगी। अब हम इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास जो पॉइंट ज़ीरो है, तो पॉइंट ज़ीरो हमारे पास जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने एक मेटल की वायर ली है और उस पर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अब हम उस पर पॉइंट ए तक स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, लेकिन पॉइंट ए तक हमारे पास उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट आती है। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन आती है। मतलब ये है कि हम जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, ये हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान। तो हम जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ये स्ट्रेस अप्लाई किए तो हमारे पास स्ट्रेन भी क्या होगा, उतना ही है। जितना स्ट्रेस हम अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और ये हमारे पास जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी। और इस लिमिट को यहाँ तक जो हमारे पास लिमिट होती है ना किसी भी सॉलिड की, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकेंड हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास टर्म है यील्ड पॉइंट। अब यील्ड पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास इस पॉइंट पे ना, हमारे पास जो पॉइंट ए से बी तक जो है ये हमारे पास है यील्ड पॉइंट। मतलब ये है कि हमारे पास इस पोजीशन पे जो हमारे पास जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है ना ये प्रोपोर्शनल नहीं रहते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे हम जब भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि हम इसको इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। हमने पीछे इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो जब हम उसको स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट पॉइंट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं और हमारे पास ये यील्ड पॉइंट भी कहलाता है। तो अगर हम किसी भी बॉडी को, जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है, पहले हमारे पास जितना स्ट्रेस था उतना ही स्ट्रेन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हम जितना स्ट्रेस डालेंगे ना उतना स्ट्रेन नहीं होगा। मतलब ये मज़ीद वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो स्टोर हो जाएगा और वो क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाएगा। तो यहाँ ए से बी तक जो हमारे पास लिमिट होती है ना, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। थर्ड हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इलास्टिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन इंड्योर विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ये जो पॉइंट है ना इलास्टिक लिमिट वाला, अब ये एक ऐसा पॉइंट है कि हमारे पास मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाता है, कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, वो स्टोर हो रहा है, रीस्टोर हो रहा है और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ रहा है पॉइंट बी तक। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं बियॉन्ड द हम स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हमने स्ट्रेस को इंक्रीज़ कर दिया। अब क्या होगा, मतलब ये है कि हमने पॉइंट
हम मटेरियल को ले गए पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। अब यहाँ पे क्या होगा कि मटेरियल जो है ना वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा, अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस नहीं आएगा, और इस बिहेवियर को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एम के साथ। तो ये पॉइंट हमारे पास प्लास्टिसिटी होता है, और इसमें हमारे पास जो मटेरियल है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस नहीं आता। देखिए, अब हमने पॉइंट बी पे कहा था कि ये हमारे पास पॉइंट ए से बी, तो मतलब यह पॉइंट ए पे हमारे पास ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कि एक बॉडी कैन विथस्टैंड, ठीक है। मतलब ये एक बॉडी उसके बाद जो डिफॉर्मेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब हमने बात की है प्लास्टिसिटी की, मतलब ये है कि एक ऐसी पोजीशन जिसमें जो मटेरियल है, जो हमारे पास सॉलिड है, वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो पॉइंट सी जो है ना, ये ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे जो हमारा पास जो भी मटेरियल है उस पर हम मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मटेरियल जो है ना वो विथस्टैंड कर सकेगा, ठीक है। अगर इसके बाद हम मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्चर स्ट्रेस की तरफ चला जाएगा। तो पॉइंट सी तक हम जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं ना वो मैक्सिमम स्ट्रेस है, जिससे जो मटेरियल है ना अपनी पोजीशन, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन जिसको हम कह सकते हैं अपनी जो डिफॉर्मेशन स्टेट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि डिफॉर्म तो वो हो चुका है ना, जब हमने बी से उसको सी पॉइंट तक लेके गए तो इस दौरान वो डिफॉर्म हो चुका है, लेकिन सी पॉइंट हमारे पास वो मैक्सिमम लिमिट है उस सॉलिड की जब वो विथस्टैंड कर सकता है किसी भी स्ट्रेस को, ठीक है। तो ये जो पॉइंट सी है ना, ये हमारे पास कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब ये कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ है जो कि वो इंड्योर कर सकते हैं, जो कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके बाद वो चला जाएगा फ्रैक्चर स्ट्रेस की तरफ, ठीक है। तो अब हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर ली। अल्टीमेट मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि सॉलिड कैन विथस्टैंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जब भी हमारे पास बॉडी जो है इस सी पॉइंट से एक्सीड करेगी, ठीक है, हमारे पास अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से एक्सीड करेगी, तो वो क्या हो जाएगा, मटेरियल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब मटेरियल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा तो हमारे पास वो मटेरियल ब्रेक मतलब सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक जो मटेरियल की ब्रेकिंग शुरू हो जाती है सी पॉइंट से लेकर, और डी पॉइंट पे जाके वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट डी पॉइंट को हम कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा एफ के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल स्टेट्स थी जबकि सॉलिड के ऊपर जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो किस किस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हमारे पास थी प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या था, हम जितना स्ट्रेस दे रहे थे उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन जब हम पॉइंट ए से बी की तरफ गए तो मतलब ये है कि बॉडी जो है ना अपनी पोजीशन चेंज की उसने, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज की, लेकिन वो इस काबिल थी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ सकती थी। तो ये हमारे पास जो पॉइंट था ये हमारे पास था इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद हमने कहा हमने उसको मज़ीद स्ट्रेस दिया, बॉडी मूव कर गई पॉइंट बी से सी की तरफ। अब जब बॉडी सी तक पॉइंट तक पहुंची ना तो ये हमारे पास लिमिट थी, ठीक है। यहाँ पे आके जो हमारे पास जो बॉडी थी वो परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, ठीक है, वो अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस नहीं आ सकती थी। पॉइंट सी को हमने बोला कि ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस है जो कि बॉडी इंड्योर कर सकती है, जो कि बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो बॉडी की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हमने मज़ीद स्ट्रेस अप्लाई किया पॉइंट सी से हम पॉइंट डी तक गए तो बॉडी ब्रेक होना शुरू हो गई, और पॉइंट डी पे जाके वो परमानेंटली फ्रैक्चर होगी, ब्रेक डाउन हो गया उसका। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप थे जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो टर्म्स हैं, डक्टाइल सब्सटेंस और ब्रिटल सब्सटेंस। अब डक्टाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि दैट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है। अब हमने पीछे ग्राफ पढ़ा, हमारे पास पहले आती है प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, फिर हमारे पास आती है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद हमारे पास प्लास्टिक लिमिट आती है, और उसके बाद हमारे पास फ्रैक्चर स्ट्रेस आता है, ठीक है। मतलब ये है कि एक पूरा प्रोसेस होता है, बॉडी फ्रैक्चर होने से पहले प्लास्टिक लिमिट में जाती है, यानी वो अपनी उस फॉर्म में जाती है जहाँ पे वो डिफॉर्म हो जाती है और अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस नहीं आ जाती। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है लेड की, कॉपर की और आयरन वगैरह की। अब बात करें ब्रिटल सब्सटेंस की, तो ब्रिटल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है, और इलास्टिक लिमिट के बाद ये ब्रेक डाउन इनकी स्टार्ट हो जाती है, यानी इलास्टिक लिमिट के बाद हमारे पास इसका फ्रैक्चर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, एग्जांपल देखें, हमारे पास जो गिलास है, शीशे की एग्जांपल है। अब शीशे की हम उसको
उस पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद हम उसको, उसमें थोड़ी सी लचक होती है, उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आएगा। लेकिन हम उसको, ये नहीं होगा कि हमने उसको टिल्ट किया और वो अब परमानेंटली डिफॉर्म हो गया और वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो फिक्स होता है, ठीक है। वो डिफॉर्म नहीं होता, वो अपनी ओरिजिनल एक पॉइंट पे होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाता है, लेकिन वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें और उसकी शेप चेंज हो जाए और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेगा ना, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब वो पॉइंट जिस पर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ रहा था, उसके बाद अगर हम उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं ना, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ग्राफ अगर ड्रा करें तो ये हमारे पास उसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, उसके बाद वो उसकी इलास्टिक लिमिट आती है। इलास्टिक लिमिट के बाद फिर उसका डिफॉर्मेशन पीरियड नहीं आता, यानी प्लास्टिसिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। उसके बाद वो उसका फ्रैक्चर स्ट्रेस आ जाता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास डक्टाइल सब्सटेंस का और ब्रिटल का। डक्टाइल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, कम्प्लीटली प्रोसेस होता है। ब्रिटल में हमारे पास इलास्टिक लिमिट के बाद जस्ट फ्रैक्चर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, और इसमें हमारे पास जो कार्बन और हाई कार्बन स्टील है, ये एग्जाम्पल होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलास्टिक लिमिट एंड द यील्ड स्ट्रेंथ। हमने देखा कि हमारे पास जो सॉलिड की स्ट्रेंथ के मुतालिक देखा है, उसकी डिफरेंट स्टेट्स के मुतालिक स्टडी की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।